हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे मॉनेटरी टर्म्स में। प्रीवियस लेक्चर में हमने मीनिंग, डेफिनेशन, फैक्टर्स जिनका गुडविल की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है, टाइप्स ऑफ गुडविल दैट मीन्स परचेज गुडविल क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, इन सबके बारे में डिस्कशन किया था। दैट मीन्स गुडविल से रिलेटेड जितनी थ्योरेटिकल नॉलेज हमें होनी चाहिए थी वो हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इन फ्यूचर गुडविल से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी गुडविल की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो उसके लिए अपना बेस प्रिपेयर करेंगे आज की क्लास में हम। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप अच्छे से कंसेप्ट चीज़ों को समझिएगा। जो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा उसे अच्छे से लर्न करिएगा। जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, लर्न हो जाएं, उसके बाद आप आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करिएगा तो आप बहुत इजीली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपको फॉर्मेट लर्न नहीं हो रहा है, न्यूमेरिकल की तरफ नहीं जाइएगा, मत करिएगा, तब तक नहीं आएंगे, बार बार प्रॉब्लम में क्रिएट होगी आपके सामने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें, और जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, गुडविल का रिलेशन होता है हमारे प्रॉफिट्स के साथ। गुडविल का रिलेशन होता है हमारे प्रॉफिट्स के साथ। आपकी रेपुटेशन ज़्यादा है, आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, तो दैट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे। तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी तो आपके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। आपकी गुडविल कम है तो प्रॉफिट्स भी आपके क्या होंगे, कम होंगे। दैट मीन्स गुडविल का हमारा जो इफेक्ट होता है वो हमारे प्रॉफिट्स पे पड़ता है। तो हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो बेस बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, प्रॉफिट को बेस बनाएंगे। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए किसको बेस बनाया जाएगा, प्रॉफिट को बेस बनाया जाएगा। प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं दैट मीन्स गुडविल भी बढ़ती जा रही है। प्रॉफिट कम होते जा रहे हैं दैट मीन्स गुडविल भी कम होती जा रही है। बिजनेस लॉस में है दैट मीन्स आपकी कोई गुडविल नहीं है। दैट मीन्स गुडविल को किससे रिलेट किया जाएगा, प्रॉफिट के साथ। अब कौन सा प्रॉफिट हम यूज करें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, कौन सा प्रॉफिट यूज करें, मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम किस प्रॉफिट को बेस बनाना चाहते हैं। तो कौन कौन से प्रॉफिट्स होते हैं जो हम बेस में यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फर्स्ट होता है आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एफएमपी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सेकंड होता है हमारा सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम इन दो प्रॉफिट्स में से किसी एक प्रॉफिट को बेस बना सकते हैं। कौन कौन से दो प्रॉफिट हम यूज कर सकते हैं, फर्स्ट हम यूज कर सकते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सेकंड हम यूज कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट। अब ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और ये सुपर प्रॉफिट क्या है, पहले थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है 5 लाख रुपीज। मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है 5 लाख रुपीज, और जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है 4 लाख रुपीज। उनकी ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट अर्न करती है, 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है। मैं अपने कॉम्पिटिटर से कितने रुपए ज्यादा अर्न कर रहा हूं, 1 लाख रुपीज ज्यादा अर्न कर रहा हूं। तो गुडविल के लिए फर्स्ट ऑप्शन है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। दैट मीन्स हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए किसको बेस बना रहे हैं, सिर्फ 5 लाख को, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को। हम किसी के साथ अपना कंपैरिजन कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ अपना प्रॉफिट ले रहे हैं और उसी से अपनी गुडविल डिसाइड कर रहे हैं। पास्ट 3 ईयर्स का एवरेज हो सकता है, पास्ट 5 ईयर्स का एवरेज हो सकता है, पास्ट 7 ईयर्स का एवरेज हो सकता है। वो हमें क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको कितने ईयर्स का एवरेज फाइंड करना है। सेकेंड बेस होता है सुपर प्रॉफिट, जिसमें हमने अपने प्रॉफिट को अपने कॉम्पिटिटर के प्रॉफिट से कंपेयर कर लिया। मेरा प्रॉफिट 5 लाख, मेरे कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट 4 लाख, तो मैं अपने कॉम्पिटिटर से कितने रुपए ज्यादा अर्न कर रहा हूं, 1 लाख रुपीज ज्यादा अर्न कर रहा हूं।
तो ये 1 लाख मेरे लिए क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम इस 1 लाख से भी गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में मेंशन होगा आपको किस प्रॉफिट को बेस में रखना है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। ये हर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको एवरेज प्रॉफिट को बेस रखना है या आपको सुपर प्रॉफिट को बेस रखना है। एवरेज प्रॉफिट मींस आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं। सेकंड, आप अपने प्रॉफिट को अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करते हैं, ये देख रहे हैं उनसे कितना एक्सेस प्रॉफिट आपने अर्न किया है और उस बिहाफ पर हम गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम उसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो ये 2 बेस होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। इन 2 में से किसी एक बेस को हमें सेलेक्ट करना होगा गुडविल के लिए। एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन से बेस हो गए, कौन कौन से। फर्स्ट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एफएमपी। सेकंड, सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 2 बेस होते हैं। इसके बाद आते हैं हम मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन के जो मेथड्स के बारे में बात करें तो हम 3 मेथड्स होते हैं। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होंगे, 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है आपका ईयर परचेज मेथड, सेकेंड मेथड होता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, थर्ड होता है आपका एन्युटी मेथड। एक एक करके सबके बारे में डिस्कशन करेंगे, पहले नेम लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट होगा आपका ईयर परचेज मेथड, सेकेंड होगा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, थर्ड होगा आपका एन्युटी मेथड। इन 3 मेथड में से भी कोई एक मेथड गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो 2 बेस हैं, उनमें से एक बेस सेलेक्ट करना है। 3 मेथड्स हैं, उनमें से कोई एक मेथड सेलेक्ट करना है। किससे बेस बनाना है, कौन सा मेथड यूज करना है, ये क्वेश्चन में मेंशन आएगा। किसको बेस बनाना है, कौन सा मेथड यूज करना है, ये क्वेश्चंस के अंदर मेंशन होगा। तो एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पहले बेस तैयार हो जाए हमारा भी और हमें याद हो जाए कौन कौन सा बेस होता है, कौन सा मेथड होता है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो पहले बेसिस फॉर वैल्यूएशन, कितने बेस बताए थे मैंने आपको, 2 बेसिस होते हैं। फर्स्ट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, सेकंड सुपर प्रॉफिट। ये 2 बेस हैं, इनमें से एक बेस सेलेक्ट करना है। इसके बाद मेथड्स की बात करते हैं। कितने मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। इन 3 मेथड्स में से आपको कोई एक मेथड सेलेक्ट करना होगा। कौन कौन से 3 मेथड्स होते हैं, फर्स्ट ईयर परचेज मेथड, सेकंड कैपिटलाइजेशन मेथड, थर्ड एन्युटी मेथड। ये 3 मेथड्स होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। चलिए, तो आज की क्लास में हम सिर्फ फर्स्ट बेस और फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। तो आज हम क्लास में सिर्फ फर्स्ट बेस मींस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और फर्स्ट मेथड दैट मींस ईयर परचेज मेथड के बारे में ही डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम 3 स्टेप्स में कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम कितने स्टेप्स में कैलकुलेट करेंगे, 3 स्टेप्स में। वापस पॉइंट्स आ गए, पहले 2 पॉइंट्स से बेस के, फिर मेथड्स के 3 पॉइंट्स से। अब जो बेस का फर्स्ट पॉइंट है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, उसके भी कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। चलिए, इट कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप आपकी कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, गुडविल के लिए जो हम बेस यूज करेंगे वो यूज करेंगे पास्ट 3, पास्ट 5 या पास्ट 7 ईयर्स के प्रॉफिट्स। फ्यूचर में क्या होगा ये तो अभी हमें पता ही नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस ही देखेंगे कि पिछले 3 सालों से 5 सालों से हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं क्या, हमारे प्रॉफिट का क्या ट्रेंड है, हमारे प्रॉफिट हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा हैं क्या, तब हमारी गुडविल है। लेकिन प्रीवियस 3 ईयर या प्रीवियस 5 ईयर्स के जो प्रॉफिट्स हैं, मे बी आपने कोई अकाउंटिंग एरर कर दी हो उसमें, तो उन एरर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आपने कोई अकाउंटिंग एरर कर दी हो तो आपको उन एरर्स को क्या करना होगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं बिजनेस की सिर्फ, तो हम यहाँ पर जो प्रॉफिट लेंगे गुडविल के लिए, वो प्रॉफिट भी बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स लेंगे। तो 2 चीज़ों को आपको कंसिडर करना होगा। एक, पहले आपको बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा। जब हम P&L बनाते हैं तो ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं।
जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम सारी इनकम्स को ऐड कर देते हैं, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग इनकम का तो बिजनेस के साथ रिलेशन ही नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का तो बिजनेस के साथ रिलेशन ही नहीं है। तो उन इनकम और उन एक्सपेंस को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट तो आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट करना है। सेकंड, आपने कोई अकाउंटिंग एरर्स कर दी हैं तो आपको पहले उन एरर्स को भी क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये दो काम हमें करने हैं एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए। इसके अलावा हो सकता है हमने प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट कर रखा हो। 11 में हमने पढ़ा होगा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें पढ़ा था विंडो ड्रेसिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग जिसमें हमने पढ़ा था विंडो ड्रेसिंग। ये विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, जो बिजनेस का ऑनर होता है, मैनेजमेंट होता है, वो प्रॉफिट्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देता है, यानी अपने हिसाब से प्रॉफिट को कम या ज़्यादा कर दिया होता है। तो हो सकता है कि प्रीवियस किसी ईयर में आपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर दिया हो, यानी गलत प्रॉफिट लिख दिया हो अपने अकाउंटिंग में। हो सकता है आपने प्रॉफिट को ज़्यादा करके लिख दिया हो सकता है आपने प्रॉफिट को कम करके लिख दिया हो। तो अब उसे भी क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। मतलब काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स हमें करने हैं। तो ये जो मैं बॉक्स बना रखा है आपके सामने, इस बॉक्स में जितने अपन ट्रांजैक्शंस लिख रहे हैं बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा कि मैं क्यों ट्रांजैक्शंस को ऐड कर रहा हूं, क्यों मैं ट्रांजैक्शंस को लेस कर रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टेड प्रॉफिट, इसे हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस 3 ईयर्स, 5 ईयर्स या 7 ईयर्स के प्रॉफिट्स के साथ। तो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर बिफोर एडजस्टमेंट। अब इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस। फर्स्ट नंबर पे क्या ऐड करेंगे, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस ऐसे लॉसेस जो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज में अराइज होने वाले नहीं है, बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी में अराइज होने वाले लॉस नहीं है। इन केस आग लग गई, नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लॉस हो गया, चोरी हो गई, लॉस हो गया, आप गैम्बलिंग कर रहे थे, स्पेक्युलेशन कर रहे थे, लॉस हो गया, आपने अपनी बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन बेच दी, लॉस हो गया। लेकिन क्या ये लॉसेस हर साल अराइज होंगे क्या, क्या ये लॉसेस हर साल अराइज होंगे क्या, हर साल आग लगेगी क्या, हर साल चोरी होगी क्या, हर साल आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स बेचेंगे क्या, नहीं बेचेंगे। तो ये हमारे लिए कौन से लॉसेस होंगे, एबनॉर्मल लॉसेस होंगे, या इनको हम बोल सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस। क्या बोल सकते हैं इनको, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस या एक्सपेंसेस कह सकते हैं। तो इन्हें प्रॉफिट में वापस ऐड करना है। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं इसमें, काफ़ी सारे हैं, लेकिन अपन जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो जनरली क्वेश्चंस में आते हैं उनको लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट आएगा इसमें आपका लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। सेकंड हम लेंगे इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। थर्ड स्पेक्युलेशन लॉसेस। जनरली यही ट्रांजैक्शंस आते हैं क्वेश्चंस के अंदर, फिर भी इसके अलावा और कोई आ गया तो थोड़ा सा हमें सोचना भी पड़ेगा कि ये एक्सपेंस बिजनेस के लिए नेसेसरी है क्या, क्या ये एक्सपेंस हर साल होने वाला है क्या, तब तो वो नॉर्मल है। लेकिन यदि वो एक्सपेंस बिजनेस के लिए नेसेसरी नहीं है या वो एक्सपेंस हर साल होने वाला नहीं है तो दैट मीन्स वो एबनॉर्मल कैटेगरी का है, तो उसे वापस प्रॉफिट में क्या करना है, ऐड करना है। अब एक बार समझ लेते हैं हम इसे हमने ऐड क्यों किया है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे अल्टीमेटली, लेकिन फिर लर्न करेंगे। तो मैं समझा रहा हूँ आपको एक एक चीज़ की ऐड क्यों कर रहे हैं, लेस क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब समझ में आ जाए तो उसके बाद ये जो बॉक्स बना हुआ है इससे बिल्कुल एज इट इज लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो एक बार हम देखते हैं ऐड क्यों कर रहे हैं अपन एबनॉर्मल लॉसेस को। तो इसके लिए हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं एक P&L बना देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा करेक्ट P&L है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही बनना चाहिए था। यहाँ पे लिखा टू सैलरी, मैंने 50,000 रुपीज़, टू रेंट 30,000 रुपीज़ और टू डेप्रिसिएशन 20,000 रुपीज़। इधर मैंने अपना GP लिख दिया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज़। ओके, ये मैंने एक P&L बना दिया आपके सामने। क्रेडिट साइड मैंने GP लिख दिया 150, डेबिट साइड मैंने सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, कुछ एक्सपेंसेस लिख दिए।
अब मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया, नेट प्रॉफिट क्या हो गया मेरा, टू नेट प्रॉफिट। तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 150 में से 1 लाख माइनस कर देंगे, 50,000 आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। ये आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट है, याद रखिएगा इसको, ये आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट है। सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, जरूरी है, ये आपको पे करने पड़ेंगे, है ना। तो ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट है 50,000। अब हम दोबारा इसी P&L को बनाते हैं, एक बार डिजिट भी याद रख लीजिएगा आप। सैलरी है मेरे पास कितनी, 50,000, रेंट 30, सिंपल से डिजिट्स लिखिए मैंने ताकि याद हो जाएंगी, 50, 30 और 20। क्रेडिट साइड जीपी लिखा है 150, नेट प्रॉफिट है 50,000। चलिए तो हम वापस से इस P&L को बना देते हैं एक बार और, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वापस इधर तो जीपी आएगा ही सही, जीपी कितना था हमारा 150, वो लिख दिया मैंने। इधर मैंने लिखा टू सैलरी, सैलरी कितनी थी 50,000, रेंट लिखा मैंने 30,000, रेंट के बाद मैंने डेप्रिसिएशन लिख दिया 20,000, यही बनाया था मैंने। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर एक और एंट्री कर दी इसके अलावा, टू लॉस बाय फायर, और सपोज 15,000 फायर से लॉस हुआ मुझे 15,000 का, वो भी मैंने P&L के डेबिट साइड, ऑब्वियसली लॉस है तो मुझे लिखना चाहिए, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिख दिया लॉस बाय फायर 15,000। और अब अपना नेट प्रॉफिट निकाल लिया मैंने, तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया 35 हो गया। ये मेरा P&L बना लिया मैंने। लेकिन क्या मेरा नेट प्रॉफिट 35 था क्या, नहीं था ना, मेरा नेट प्रॉफिट तो कितना आया था 50 था। क्या ये जो फायर से लॉस हुआ ये हर साल अराइज होगा क्या, जब मैं नेक्स्ट ईयर P&L बनाऊंगा तो उसमें सैलरी तो आएगी, उसमें रेंट भी आएगा, उसमें डेप्रिसिएशन भी आएगा। लेकिन क्या नेक्स्ट ईयर के P&L अकाउंट में ये लॉस बाय फायर जो 15,000 लिखे हैं इसकी एंट्री करनी होगी क्या, नहीं होगी ना अगले साल। तो अगले साल आपका प्रॉफिट क्या होगा, वापस से 50 होगा। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट FMP निकाल रहे हैं, FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर में क्या प्रॉफिट्स मेंटेन करके रख सकते हैं अपन। तो फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट क्या होगा 50,000 होगा, फायर से जो लॉस हुआ वो फ्यूचर में अराइज नहीं होगा। तो ये फ्यूचर लॉस यानी जो फायर से लॉस हुआ है वापस प्रॉफिट में ऐड करके हम FMP निकाल सकते हैं ना अपना, कि हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होगा 50,000 होगा। तो हमने ये जो लॉस हुआ था एबनॉर्मल, जिसे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था, इसे वापस प्रॉफिट में ऐड कर दिया ताकि हम अपना करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाए। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा क्या था 50,000 रुपीज था, 35 नहीं था। आग लग गई उस कारण से 15,000 का नुकसान हो गया आपको, इस वजह से आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। लेकिन ये लॉस हर साल थोड़ी ना होगा, हर साल तो हम कितना अर्न करेंगे 50,000 का प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो हम ये लॉस को वापस क्या कर रहे हैं, ऐड करके एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे हैं कि बिजनेस से तो हमें 50 का प्रॉफिट हुआ था, हमारी लापरवाही की वजह से आग लग गई, उस वजह से हमें 15,000 का नुकसान हो गया। तो ये तो हमारा फॉल्ट है यार, बिजनेस का फॉल्ट नहीं है। ओके, तो ये एबनॉर्मल लॉस 15 हमने ऐड कर दिया। चलिए अब एबनॉर्मल लॉस को मैंने ऐड किया है, तो बताइए एबनॉर्मल गेन का क्या करना होगा मुझे। एबनॉर्मल लॉस को मैंने ऐड किया है तो एबनॉर्मल गेन को क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो यहां से हम लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन मतलब वो प्रॉफिट्स जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, या वो प्रॉफिट जो इस साल अराइज हो गए आपको लेकिन हर साल अराइज होंगे ऐसी कोई गारंटी भी नहीं है, उन प्रॉफिट्स को हम क्या बोलेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स में क्या क्या आ सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। आपने अपनी बिल्डिंग बेच दी, प्रॉफिट अर्न कर लिया, क्या बिल्डिंग बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है इस साल क्या वो हर साल होगा क्या, नहीं होगा। आपने अपनी मशीन बेच दी, उससे प्रॉफिट हो गया, क्या ये प्रॉफिट आप हर साल कमाएंगे क्या, नहीं कमाएंगे। तो ये आपके लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट्स है। देन लॉटरी प्रॉफिट्स, लॉटरी का टिकट खरीदा निकल गया, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हुआ है तो P&L में क्रेडिट साइड लिखा होगा आपने, लेकिन क्या ये प्रॉफिट हर साल होगा क्या, नहीं होगा। टैक्स रिफंड, जो पैसे मैंने गवर्नमेंट को दिए थे टैक्स के ज़्यादा दे दिए थे तो गवर्नमेंट ने मेरा पैसा मुझे वापस दे दिया, जो मैंने गवर्नमेंट को दिया था वही गवर्नमेंट मुझे वापस दे रही है, क्या मेरी इनकम है, नहीं है। तो इन्हें हम वापस क्या करेंगे, यहाँ से
सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये प्रॉफिट्स हमारी बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी में हर साल अराइज होने वाले नहीं हैं। इन प्रॉफिट्स को हमें क्या करना है, माइनस करना है। एक बार वापस हम P&L बना के चाहें तो इस बात को समझ लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग वापस हम अपने उसी P&L अकाउंट पर आ गए और मैं इसी को दोबारा से एक बार और सही कर देता हूँ। अब की बार क्या हुआ, वही सैलरी थी 50, सही है, रेंट 30 था, डेप्रिसिएशन 20 था, जीपी 150 था, ठीक। तो नेट प्रॉफिट वैसे तो आना चाहिए था 50,000, लेकिन मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था और वो मुझे मिल गया, मतलब वो लॉटरी मेरी निकल गई, तो मुझे बाय लॉटरी प्रॉफिट, और ये मुझे प्रॉफिट हो गया सपोज 20,000 रुपीज़ का। और प्रॉफिट हुआ है तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दिया होगा 20। तो अब क्रेडिट साइड तो कितना हो गया 170 और डेबिट साइड 1 लेके, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या हो गया 70,000 हो गया। लेकिन आपका सही प्रॉफिट थोड़ी ना, ये प्रॉफिट आप हर साल थोड़ी ना कमा सकते हैं कि हर साल आपको 70,000 का प्रॉफिट होगा। हर साल तो आपको नॉर्मल कितने का प्रॉफिट होगा 50,000 का ही होगा, लॉटरी हर साल थोड़ा निकलेगी भाई। तो हम हर साल होने वाला जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो ये जो लॉटरी प्रॉफिट आपने ऐड कर दिया है इसे वापस से क्या करो, यहां से माइनस कर दो। तो जैसे ही आप 70 में से 20 माइनस करेंगे आपको अपने बिजनेस का सही प्रॉफिट पता लग जाएगा। और सही प्रॉफिट क्या है आपके बिजनेस का 50,000 रुपीज आपके बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट है। तो इसलिए हमने एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया, क्योंकि ये प्रॉफिट हमने पहले ऐड कर रखा होगा P&L अकाउंट में, जबकि ये प्रॉफिट हम हर साल कमाने वाले नहीं हैं। तो इस प्रॉफिट को हम वापस माइनस करके अपने बिजनेस का रेगुलर जो प्रॉफिट हम अर्न करने वाले हैं वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट एबनॉर्मल लॉस ऐड करते हैं, एबनॉर्मल लॉस ऐड करते हैं। एबनॉर्मल लॉस में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, सेकंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, थर्ड स्पेकुलेशन लॉसेस। इनमें से कोई लॉस आ जाए तो वापस प्रॉफिट में ऐड कर दो। लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन, लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन। गेन प्रॉफिट्स हमने पहले ऐड कर रखे थे, लेकिन ये प्रॉफिट हर साल अराइज नहीं होंगे, इसलिए इन प्रॉफिट्स को वापस से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एबनॉर्मल गेन में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, लॉटरी प्रॉफिट्स और देन टैक्स रिफंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। वापस आगे आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। मींस जो चीज आपको कहां लिखनी चाहिए थी, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखनी चाहिए थी, उसे आपने बाय मिस्टेक कहां लिख दिया, ट्रेडिंग या P&L में लिख दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जिन्हें हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिन्हें हम ट्रेडिंग या P&L में लिखते हैं। तो हमने क्या करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो चीज हमें बैलेंस शीट में लिखनी चाहिए थी, चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब हमने उसको ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया है। ये तो गलत हो गया ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल 11 में पढ़ा होगा आपने, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, है ना, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये हमारी क्या हो गई, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो अब इस एरर को भी तो सही करें, तो देखते हैं पहले तो इस एरर से हमने प्रॉफिट में वापस ऐड क्यों किया है। वापस हम एक ही जगह जाएंगे बार बार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और करेक्ट प्रॉफिट आपको याद रखना है कि आपका करेक्ट प्रॉफिट क्या था 50,000 था, है ना। तो अब क्या हुआ, मैं इसके लिए साथ में बैलेंस शीट भी बना देता हूँ आपके। तो मैं अब आपको P&L के साथ साथ मैं आपके लिए यहाँ पर एक बैलेंस शीट भी तैयार कर देता हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो है ही सही अपना, साथ में हम एक क्या बना लेते हैं, अपनी बैलेंस शीट भी तैयार कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ हमने क्या बना लिया, अपनी एक बैलेंस शीट भी तैयार कर ली। प्रॉफिट एंड लॉस में वापस वही सब डिजिट्स लिख देता हूँ मैं। बाय जीपी कितना था, कितना था 1,50,000 याद रखिए, है ना। और सैलरी कितनी थी
सैलरी 50,000 थी आपकी, नहीं याद हो तो पीछे जाके देख सकते हैं ना। और फिर हमने लिखा था रेंट, रेंट लिखा था हमने 30,000, और हमने लिखा था डेप्रिसिएशन 20,000 रुपीज़। ये हमारी पोजीशन थी, है ना। और हमारा प्रॉफिट आ गया था 50,000, वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट था। लेकिन हुआ क्या, और कुछ एसेट्स भी लिख देते हैं यहाँ पर। एसेट्स मान लो मैं लिख देता हूँ 1 लाख रुपीज़ की एसेट्स लिख देता हूँ मैं इस समय यहाँ पर, है ना। और 1 लाख का मैंने 20% मतलब 20,000 डेप्रिसिएशन लगा रखा है ना। इन पे मैंने डेप्रिसिएशन कितने परसेंट चार्ज कर रखा है, 20%, 20,000 डेप्रिसिएशन मैंने P&L में चार्ज कर रखा है, मान लेते हैं अभी अपन, है ना। अब गलती क्या करी मैंने एक प्लांट खरीदा था या मशीन खरीदी थी, प्लांट्स एंड मशीन्स। और वो प्लांट और मशीन मुझे कहाँ लिखनी चाहिए थी, प्लांट और मशीन खरीदी थी मैंने, वो मुझे कहाँ लिखनी चाहिए थी, वो मुझे लिखना चाहिए था कहाँ पर, बैलेंस शीट में। वो मुझे लिखना चाहिए था बैलेंस शीट में, प्लांट मशीन। लेकिन मैंने उसे बैलेंस शीट में लिखने की जगह कहाँ पे लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। तो मैंने एक प्लांट मशीन खरीदी थी, तो वो मुझे लिखना चाहिए था बैलेंस शीट में, लेकिन बाय मिस्टेक वो प्लांट और मशीन मैंने कहाँ लिख दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। मान लेता हूँ उसकी वैल्यू क्या है, 20,000 रुपीज़ है। तो अब मैंने प्रॉफिट कितना निकाल दिया, 150 माइनस 1 लाख माइनस करना चाहिए था वैसे तो, 50 प्रॉफिट आता। लेकिन जब मैंने प्लांट मशीन भी लिख दिया है तो ये 20 भी माइनस करूंगा। तो मैंने अपना नेट प्रॉफिट जो फाइंड करा वो क्या रह गया, 30,000। क्या 30,000 मेरा सही प्रॉफिट है क्या 30,000 मेरा सही प्रॉफिट है क्या? नहीं है ना। प्लांट मशीन तो मुझे यहाँ से हटानी पड़ेगी ना। इसको मैं हटा के कहाँ लेके जाऊंगा, बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा। रेक्टिफिकेशन तो करना पड़ेगा आपको, अपनी गलती को सुधारना तो पड़ेगा। तो आपको ये जो 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिख दिए हैं आपने, इसे यहाँ से हटाइए और इसे बैलेंस शीट में लेके जाइए। अब जैसे ही मैं ये 20 यहाँ से हटाऊंगा, जैसे ही यहाँ से मैं ये 20 क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ये 20 हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब 20 के हटाते ही मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, 50 हो गया ना। यानी कि 20,000 मेरे प्रॉफिट में क्या हो गए, प्लस हो गए। तो जब मैंने बैलेंस शीट का आइटम यानी प्लांट और मशीन को कहाँ लिख दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया था। तो अब रेक्टिफिकेशन करने के लिए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस से उसको हटाना पड़ेगा। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस से मैं वो हटाऊंगा यानी 20,000 हटाऊंगा, मेरा नेट प्रॉफिट 20,000 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बैलेंस शीट में लिखने वाले आइटम को कहाँ पे लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते हैं बाय मिस्टेक। तो अब प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा आपको, और रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, उसे वापस प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाए। तो इसलिए हमने लिखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज, एक सेकेंड है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से हम लोग अपना। ओके, कहाँ पर थे हम लोग, तो ये 20 हमें वापस प्रॉफिट में क्या करना है, ऐड करना है। ओके, इसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे हम इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे अपन इसको। तो हमने सेकंड पॉइंट में लिख दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि आपको लिखना कहां था, ट्रेडिंग और P&L में लिखना था, लेकिन आपने उसको कहां पे लिख दिया, बैलेंस शीट में लिख दिया। लिखना कहां था आपको, ट्रेडिंग और P&L में लिखना था भाई आपको, लेकिन आपने उसको कहां पे लिख दिया, बैलेंस शीट में लिख दिया। गलती हो गई, तो आपको अपनी गलती को सही तो करना पड़ेगा ना। तो अब उस गलती को जब सही करेंगे तो प्रॉफिट पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। तो वापस P&L पर ही आएंगे हम बार बार, उसी से हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना। तो वापस मैं एक P&L बना देता हूँ आपके सामने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वापस से इधर मैं लिखता हूँ बाय साइड बाय जीपी, और वही जीपी अपना 150, और मुझे यहाँ पर लिखना था सैलरी लिखनी थी 50,000, रेंट लिखना था, लेकिन अब की बार मैंने क्या करा यार,
रेंट यहां नहीं लिखा, वो रेंट मैंने कहां लिख दिया, अपनी बैलेंस शीट में लिख दिया 30,000 रुपीज। हो गया ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो ट्रेडिंग पेंडल में लिखना चाहिए था, चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब आपने उसको कहां लिख दिया, बैलेंस शीट में लिख दिया। ये मिस्टेक हो गई आपसे। तो अब आपने जब प्रॉफिट निकाला होगा ये गलती करने के बाद, तो 150 माइनस 70, तो आपने नेट प्रॉफिट निकाल के बता दिया कि हमारा तो जो नेट प्रॉफिट है भाई वो है हमारा 30,000 रुपीज़ का, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। ये आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दिया, नेट प्रॉफिट कितना कैलकुलेट करके बता दिया आपने, 30,000। क्या 30,000 का प्रॉफिट है क्या आपको? 50 था ना आपका प्रॉफिट, तो सॉरी 30 नहीं, सॉरी कितना, 80। क्या 80 प्रॉफिट है क्या आपका? आपका प्रॉफिट तो क्या था, 50 था। क्या रेंट बैलेंस शीट में आता है क्या? नहीं ना। तो अब इस रेंट को यहां से हटाना पड़ेगा ना, और इस रेंट को यहां से हटा के कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे 30,000। और जैसे ही ये रेंट आपने पीएनएल में लिखा, जैसे ही रेंट आपने पीएनएल में लिखा, अब आपका नेट प्रॉफिट 80 नहीं रहेगा, क्या रह जाएगा, 50,000 रह जाएगा। तो आपका प्रॉफिट 80 से 50 मतलब कितना कम हो गया, 30 कम हो गया। और 30 कौन सी चीज़ के कम हुए, जो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसे आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके कहाँ लिख दिया था, बैलेंस शीट में। वो 30 प्रॉफिट में से आपके क्या हो गए, कम हो गए हैं। तो हमने लेस में सेकंड पॉइंट लिखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक काम करते हैं, पहले ये 2 पॉइंट्स हम लोग लर्न कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एड, सबसे पहले एड में आएगा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड स्पेक्यूलेशन लॉसेस, ये ऐड करते हैं अपन। लेस में आएगा एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन में आपका प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आएगा आपका लॉटरी प्रॉफिट्स, नेक्स्ट टैक्स रिफंड। देन ऐड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मीन्स बैलेंस शीट में जो आपको एसेट्स में एंट्री करनी थी वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में कर दी है। इसका अपोजिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स आपको जो एंट्री ट्रेडिंग में या पीएनएल में करनी थी वो आपने वहां नहीं करके कहां कर दी, बैलेंस शीट में कर दी। तो इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में आते हैं, मान लो मैंने बैलेंस शीट में एसेट्स थी 1 लाख रुपीज़ की, मैंने अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स क्या लिख रखी थी, 1 लाख रुपीज़ की। तो 1 लाख का 10% 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। बाद में मुझे पता लगा कि मेरी एसेट्स 1 लाख तो है ही नहीं, मेरी एसेट्स तो 80,000 ही है। मैंने 1 लाख की एसेट्स काउंट कर रखी थी और उस पर 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, कितना, 10,000 रुपीज़। तो 1 लाख की एसेट्स और इसका 10% आपने कितना डेप्रिसिएशन लिख दिया, 10,000 डेप्रिसिएशन लिख दिया था। लेकिन बाद में आपको पता लगा नहीं यार काउंटिंग में गलती हो गई है या और कोई मिस्टेक हो गई है आपसे, लेकिन आपकी एसेट्स 1 लाख नहीं है, आपकी एसेट्स तो सिर्फ क्या है, 80,000 ही है। तो 80,000 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या रह जाएगा आपका, 8,000 रह जाएगा। आपका डेप्रिसिएशन कम हो गया, मतलब आपका क्या कम हो गया, एक्सपेंसेस कम हो गया ना, आपका डेप्रिसिएशन कम हो गया तो आपका एक्सपेंस कम हो गया। एक्सपेंस कम होते ही प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक्सपेंस कम होते ही प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा आपका, प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा। आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया कितना, 2,000 रुपीज, क्योंकि पहले आप 10,000 डेप्रिसिएशन लगाते हैं, अब आप सिर्फ 8,000 ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो आपका एक्सपेंस कितना कम हुआ, 2,000 आपका एक्सपेंस कम हो गया। और 2,000 एक्सपेंस कम हुआ है, एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे सेविंग इन डेप्रिसिएशन। हमारा डेप्रिसिएशन में क्या हो गया, सेविंग हो गया। क्यों हुआ, ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू 1 लाख से क्या हुई, 80, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, इस कारण से हमें डेप्रिसिएशन में सेविंग्स हो जाएंगी कितने की, 2,000 की, उसे हम ऐड कर देंगे। तो ऐड में लिखेंगे
सेविंग इन डेप्रिसिएशन ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसका अपोजिट एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने 1 लाख की एसेट्स पर 10% से डेप्रिसिएशन लगा दिया है और कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है आपने, 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। 1 लाख की एसेट्स पर 10% से 10,000 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। बाद में आपको पता लगा गलती हो गई, एसेट्स 1 लाख नहीं है, 1,50,000 है। बाद में आपको पता लगा कि आपकी जो एसेट्स हैं वो 1 लाख नहीं है, कितनी है, 1,50,000 है। तो आपको डेप्रिसिएशन भी 150 पे लगाना चाहिए और 150 का 10% यानी आपको कितना डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, 15,000 लगाना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन मतलब आपका एक्सपेंस 10,000 से बढ़कर 15 हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया 5,000, एक्सपेंस बढ़ गया 5,000। एक्सपेंस बढ़ते ही प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम माइनस करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल कितना चार्ज हुआ, 5, 10 तो लगा ही चुके थे, 5 और लगाना है ताकि 15 हो जाएगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है, 5। और ये 5 क्यों हुआ, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। पहले 1 लाख थी, अब कितनी हो गई, 1,50,000 हो गई। तो जब हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा। एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा। डेप्रिसिएशन मींस आपका एक्सपेंस बढ़ेगा और एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम इसे माइनस कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, एड में है सेविंग इन डेप्रिसिएशन। थर्ड पॉइंट एड में है सेविंग इन डेप्रिसिएशन ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। लेस में है एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ एंड फिफ्थ एक साथ करते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ एक साथ करते हैं। मे बी हमने अपने स्टॉक की वैल्यू ओवर या अंडर कर दी हो, यानी स्टॉक की वैल्यू कम लिख दी हो या हमने अपने स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लिख दी हो, मे बी ऐसा हमने कुछ कर दिया हो। तो देखते हैं उसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट्स पे क्या पड़ता है। इसके लिए हम अब P&L नहीं बनाएंगे, अब हम थोड़ा सा अलग काम पे आ जाते हैं। अब हम क्या बनाते हैं, पहले ट्रेडिंग बनाते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं, एक ट्रेडिंग। और पहले करेक्ट ट्रेडिंग बनाते हैं। इसमें मैं जो डिजिट्स लिखूंगा उनको याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट आता है ना सबको, ट्रेडिंग बनाना आता होगा ऑब्वियसली, है ना। डेबिट साइड लिखते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। तो मान लेता हूं मैं, मेरा ओपनिंग स्टॉक है 50,000 रुपीज़। फिर हम लिखते हैं परचेज, तो अपन परचेज लिख देते हैं यहाँ पर 2 लाख रुपीज़। क्रेडिट साइड हम लिखते हैं सेल्स, इधर हम सेल्स लिख देते हैं अपनी 3 लाख रुपीज़। और उसके बाद लिखते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम लिख देते हैं इस समय अपना 1 लाख रुपीज़ का। ये हमने एक ट्रेडिंग तैयार कर लिया। डिजिट याद रहेंगी, परचेज और सेल्स, 2 लाख 3 लाख, सिंपल सिंपल से डिजिट्स लिखी है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, 50,000 और 1 लाख। अब हमने अपना नेट प्रॉफिट निकाला, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया 4 लाख माइनस 250। 4 लाख में से 250 माइनस किया तो आपके पास बच जाएगा जीपी कितना, 150। क्या आ जाएगा, जीपी 150 आपका जीपी हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका। ओके, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1,50,000। ये करेक्ट आपका जीपी है, याद रखिएगा। तो ओपनिंग स्टॉक है 50, क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, परचेज है 2 लाख, सेल्स है 3 लाख। और इससे आपने जब जीपी कैलकुलेट किया तो जीपी आया आपका 1,50,000। अब दोबारा ट्रेडिंग बना देता हूं मैं वापस से एक बार और, ट्रेडिंग अकाउंट, एक बार और ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, मेरा ओपनिंग स्टॉक क्या था, मेरा ओपनिंग स्टॉक क्या था, मेरा ओपनिंग स्टॉक था 50,000। ओके, फिर मेरी परचेज क्या थी, परचेज थी 2 लाख रुपीज़। सेल्स कितनी थी हमारी, हमारी सेल्स थी 3 लाख रुपीज़ की। और बाय हमारा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज़ का। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था जो मैंने पीछे पेज पे बनाया हुआ है। अब मैंने क्या किया, पॉइंट नंबर 1, ओवर वैल्यूएशन
ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, सॉरी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। आपने अपने ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दिया, ओवर वैल्यूड कर दिया। ओवर वैल्यूड कर दिया मतलब आपका स्टॉक था तो 50 का ही, लेकिन आपने अपने स्टॉक को 50 की जगह 10 ज़्यादा करके लिख दिया यार, जान करके, और आपने अपना प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक कितना लिख दिया, 60,000 लिख दिया। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आपका स्टॉक था तो 50, लेकिन आपने उसको 50 की जगह 10 प्लस कर दिए और कितना लिख दिया वहाँ पर, 60 लिख दिया। तो जब आपने ये करा तो इससे आपके प्रॉफिट पे क्या इम्पेक्ट पड़ गया होगा, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा 4 लाख माइनस 260, आपका जीपी क्या हो गया, 140 हो गया। लेकिन हमने देखा था हमारा जीपी तो क्या था, 150 था भाई। हमने अपने स्टॉक की वैल्यू में 10,000 बढ़ाए, हमने अपने स्टॉक की वैल्यू में 10,000 प्लस किए, तो हमारे प्रॉफिट्स में से 10 कम हो गए। रेक्टिफिकेशन तो करना पड़ेगा ना, सही तो करना पड़ेगा, जो गलती हो गई है उसे सुधारना तो पड़ेगा। तो अब स्टॉक को वापस किस पे लेकर आओ, 50 पे लेकर आओ, यानी स्टॉक में से क्या करो, 10 कम कर दो, सही वैल्यू पे आ गया स्टॉक। अब स्टॉक में से 10 कम करेंगे तो प्रॉफिट में 10 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वापस गलती कर दी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन उसको रेक्टिफाई भी तो करना है ना भाई आपको। तो आपने यदि अपने अपने स्टॉक को ओवर करके लिख दिया है, मतलब 50 की जगह 60 लिख दिया था, कोई बात नहीं, अब 10 कम कर दो वापस। लेकिन जैसे ही आप अपने स्टॉक को सही वैल्यू पे लेकर आओगे, 10,000 कम करोगे, तो आपका प्रॉफिट भी तो रिफ्लेक्ट करेगा उससे। 10 स्टॉक में से कम हुए, 10 प्रॉफिट में इंक्रीज हो गए। तो दैट मीन्स क्या करना है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। अब ओवर की जगह हो सकता है क्या हो गया हो, अंडर हो गया हो, तो अंडर भी समझाने की जरूरत है क्या, साइन चेंज हो जाएगा ना भाई, है ना। तो हो सकता है आपने अपने स्टॉक को क्या कर दिया हो, ओवर कर दिया हो। पहले ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ओवर हो गया, तो ओपनिंग स्टॉक ओवर होने पे क्या करना है अपने को, प्लस करना है। तो अंडर होने पे क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, माइनस होगा। तो ओपनिंग स्टॉक ओवर है, प्लस करना है, ओपनिंग स्टॉक अंडर है तो माइनस करना है। तो हम कर लेते हैं इसको कंप्लीट अपना। देन फोर्थ पॉइंट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है। अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक में चेंज करके देखते हैं कि यदि हमने क्लोजिंग स्टॉक में चेंजेस करा तो उसका हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब किस में चेंज करके देखते हैं अपन, क्लोजिंग स्टॉक में चेंज करके देखते हैं। तो हम क्लोजिंग स्टॉक पे चेंज करते हैं, इसके लिए मुझे ये सब हटाना पड़ेगा यहाँ से, और अब हम ओपनिंग में चेंज नहीं कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, क्लोजिंग में चेंज करते हैं, चलिए, है ना। तो ओपनिंग में अपनी सही पोजीशन पे लिख देता हूँ, 50,000 ही लिख देता हूँ। ओपनिंग 50, क्लोजिंग 1 लाख था, परचेज 2 लाख थी, सेल्स 3 लाख थी, और जीपी था 50,000 रुपीज़ का, सॉरी 1,50,000 रुपीज़ का जीपी था। लेकिन अब मैंने क्या करा, ये क्लोजिंग स्टॉक को 1 लाख की जगह, क्लोजिंग स्टॉक को 1 लाख की जगह मैंने 20 कम करके लिख दिया यार, और मैंने इसको कितना लिख दिया, सिर्फ 80 ही लिख दिया। तो ये क्या हो गया मेरा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ, ये हमारा क्या हो गया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा हमारा। तो क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर दिया मैंने, 1 लाख की जगह 20 कम करके लिख दिया, 80 लिख दिया। तो अब मेरा जीपी क्या हो गया, 380 माइनस 250, और 380 में से 250 माइनस करूंगा तो जीपी तो बच गया मेरे पास सिर्फ कितना,
130 ही रह गया। अब जैसे ही मैं अपनी गलती सही करूंगा, जैसे ही मैं अपनी गलती सही करूंगा, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में 20 वापस बढ़ा दूंगा। तो जब क्रेडिट साइड 20 बढ़े हैं तो डेबिट साइड भी तो ऑब्वियसली 20 क्या होंगे, बढ़ जाएंगे ना भाई। तो जैसे ही मुझे अपनी गलती पता लगी, मैंने अपनी गलती को सही कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को वापस उसकी सही पोजीशन पे ले आया। सही पोजीशन पे लाने के लिए जो मैंने 20 कम करा हुआ था उसे मुझे 20 वापस ऐड करना है। आ गया मेरा स्टॉक 1 लाख पर। लेकिन सिर्फ क्रेडिट साइड थोड़ा 20 बढ़ेगा, जितना आपने क्रेडिट साइड ऐड किया है उतना आपको डेबिट साइड भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो डेबिट साइड 20 किस में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे क्या चीज, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको भी अपन लिख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ओवर है, अंडर को प्लस कर रहे हैं तो ओवर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अंडर को प्लस कर रहे हैं तो ओवर को माइनस करेंगे। तो अब इस चार्ट में से सिर्फ एक याद रख लो ना यार, ओपनिंग स्टॉक में सेम रिलेशन रखना है। ओपनिंग स्टॉक में सेम रिलेशन रखना है। ओवर है प्लस करना है, अंडर है माइनस करना है। क्लोजिंग में रिवर्स करना है, ओवर है माइनस, अंडर है प्लस करना है। ओपनिंग में सेम रहेगा, ओवर ज़्यादा है प्लस करना है, अंडर कम है माइनस करना है। क्लोजिंग में सेम रहेगा, सॉरी क्लोजिंग में रिवर्स हो जाएगा। ओवर है यानी ज़्यादा है तो माइनस करो, कम करो। अंडर है यानी कि कम है तो प्लस करना है। चलिए तो इसको भी अपन लिख लेते हैं। 5th पॉइंट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। तो ये 5 ट्रांजेक्शन्स आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से। अब लेस में एक और पॉइंट लिखते हैं, लेस इनकम यानी कि इंटरेस्ट डिविडेंड फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हम गुडविल निकाल रहे हैं, रेपुटेशन निकाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी, बिजनेस की। तो ऐसी कोई इनकम जिसका बिजनेस से कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसी कोई इनकम जिसका बिजनेस से कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी कि आपका बिजनेस वाइंड अप भी हो जाए, बंद भी हो जाए, तब भी आपको वो इनकम मिलती रहेगी, तो उसे हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बैंक में पैसे जमाए, क्या बैंक वाले मुझे ज़्यादा रेट से इंटरेस्ट दे देंगे क्या, यदि मेरी गुडविल रेपुटेशन पॉपुलैरिटी ज़्यादा है तो? नहीं देंगे ना। बैंक की तो जो रेट है एफडी की, वही रेट से इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। मेरी रेपुटेशन का बैंक इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी रेपुटेशन पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, गुडविल ज़्यादा है, तो क्या मेरा किराएदार मुझे ज़्यादा किराया दे देगा क्या? नहीं देगा, उतना ही किराया मिलेगा जितना मुझे मिल रहा था। तो गुडविल का इस इनकम पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है ना। तो इन इनकम्स को यहाँ से क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। तो 6 पॉइंट इनकम, दैट मीन्स रेंट डिविडेंड फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक बार फॉर्मेट रिवाइज कर लेते हैं फास्टली, आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बॉक्स में जितना लिखा है बिल्कुल अच्छे से लर्न करिए। सिर्फ सिंपल से 5 पॉइंट ऐड वाले याद कर लीजिए, अपोजिट 5 लेस करने हैं, अपोजिट 5 लेस करने हैं। और उसके बाद लास्ट में एक 6 पॉइंट अलग से है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस, लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन। देन ऐड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेस करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐड करेंगे सेविंग इन डेप्रिसिएशन ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लेस करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ऐड करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, लेस करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ऐड करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लेस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और इसके बाद लास्ट लेस करेंगे इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। इन इनकम्स को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो ये हमारी स्टेप 1 हुई है अभी बस। अब स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ज़्यादा कोई खास काम नहीं है, हो गया हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो आपने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला है
हो सकता है पास्ट 3 ईयर्स का हो सकता है पास्ट 5 ईयर्स का हो सकता है पास्ट 7 ईयर्स का हो। तो आपको उन प्रॉफिट्स को टोटल करना है और जितने साल के प्रॉफिट्स को टोटल किया है उससे डिवाइड करना है, बस सेकंड स्टेप आपकी सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा सिंपल एवरेज टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ गिवन नंबर ऑफ ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गई हमारी, बस इतना सा करना है सेकेंड स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप को ही लर्न करना है, सेकेंड में बस आपने फर्स्ट स्टेप में जो एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड किया है उसका टोटल करना है, जितने साल के प्रॉफिट्स का टोटल किया है उतने से डिवाइड करना है। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देन स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये सब अभी तक जो हम कर रहे थे ना वो पास्ट प्रॉफिट्स को सही कर रहे थे, वो हम पुराने प्रॉफिट्स को रेक्टिफाई कर रहे थे, सही कर रहे थे। अब हम फ्यूचर प्रॉफिट निकालने वाले हैं पास्ट प्रॉफिट के बिहाफ पर। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और FMP मतलब वो प्रॉफिट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर कंटिन्यूसली अर्न करती रहेगी। उसके लिए आपको जो भी आपने एवरेज फाइंड किया है वो एवरेज लिखना है यहाँ पर। इसमें भी कुछ ट्रांजेक्शन्स को ऐड करना है, कुछ ट्रांजेक्शन्स को माइनस करना है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। क्या ऐड करेंगे इसमें, हम क्या लेस करेंगे उन पर डिस्कशन करते हैं। कोई एम्प्लॉय था जिसे मैं सैलरी पे कर रहा था 20,000 रुपीज़ पर मंथ। अब उस एम्प्लॉय को मैंने जॉब से निकाल दिया। कोई एम्प्लॉय था जिसको मैं सैलरी पे करता था 20,000 रुपीज़ पर मंथ, मुझे अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और मैंने उसको जॉब से हटा दिया। तो अब उसको जब मैं जॉब से हटाऊंगा तो मेरे प्रॉफिट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सैलरी मेरा एक्सपेंस था, जॉब से निकाल दिया तो अब एक्सपेंस क्या हो गया, कम हो गया, सैलरी पे करने की जरूरत ही नहीं है। यानी आपके एक्सपेंस क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। और जब एक्सपेंस रिड्यूस होते हैं तो प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐड करेंगे एक्सपेंसेस दैट विल नॉट रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, एक्सपेंसेस दैट विल नॉट रिक्वायर्ड इन फ्यूचर ऐड कर देंगे। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, मैं भी किराए की बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा था तो मैं किराया दे रहा था, लेकिन अब मैंने खुद ने अपनी बिल्डिंग खरीद ली, उसमें बिजनेस कर रहा हूं, तो अब इन फ्यूचर क्या मुझे रेंट देने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। और जब मेरा रेंट कम हो गया, एक्सपेंस कम हो गया, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा फ्यूचर में। तो ऐड करेंगे एक्सपेंसेस दैट विल नॉट रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। मीन्स अभी तक आप रेंट दे रहे थे, आगे आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है। अभी तक आप सैलरी दे रहे थे, आगे आपको सैलरी देने की जरूरत नहीं है। तो आपका रेंट और सैलरी बच गए, यानी आपके एक्सपेंस बच गए, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। इसका उल्टा लेस कर देंगे एक्सपेंसेस दैट विल रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, एक्सपेंसेस दैट विल रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। अभी मेरी जो शॉप थी वो थोड़ी छोटी थी, अब मैंने शोरूम रेंट पे ले लिया तो मेरा रेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अभी मैं शॉप में अपना बिजनेस करता था, अब मैं शोरूम ओपन कर लिया मैंने, तो मेरा रेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले मेरे पास 2 एम्प्लॉय थे, अब मैंने 4 एम्प्लॉयज़ रख लिए, तो सैलरी भी 4 को देनी पड़ेगी। तो बड़ी बिल्डिंग ली, रेंट ज़्यादा हो गया, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रखे तो सैलरी भी ज़्यादा हो गई। तो दैट मीन्स मेरे एक्सपेंसेस क्या हो गए, बढ़ गए। रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो लेस करेंगे एक्सपेंसेस दैट विल रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। ओके, तो फर्स्ट क्या करना है, ऐड करना है एक्सपेंसेस दैट विल नॉट रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। एक्सपेंस जो फ्यूचर में पे नहीं करने हैं उन्हें ऐड कर दो। कोई एक्सपेंस अभी तक पे नहीं किया था, इन फ्यूचर पे करना है तो उसे माइनस कर दो। इनकम की बात करें तो ऐड करेंगे इनकम दैट विल अराइज इन फ्यूचर, इनकम दैट विल अराइज इन फ्यूचर। मेरा रेस्टोरेंट है, मैं काफ़ी साल से बियर बार के लाइसेंस के लिए ट्राई कर रहा था, मिल ही नहीं रहा था मुझे लाइसेंस। अब इस साल मुझे वो लाइसेंस मिल गया। मेरा रेस्टोरेंट है, मैं बियर बार के लिए ट्राई कर रहा था कि शायद मुझे बियर बार की गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाए, नहीं मिल रहा था, सिर्फ रेस्टोरेंट बिजनेस चल रहा था, तो उसी का प्रॉफिट था। लेकिन अब मुझे बियर बार की परमिशन मिल गई, कैसीनो ओपन करने की परमिशन मिल गई गवर्नमेंट से, तो अब मेरे प्रॉफिट्स इन फ्यूचर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे ना। जब मैं बियर बार भी ओपन कर लूंगा रेस्टोरेंट के साथ, कैसीनो भी ओपन कर लूंगा रेस्टोरेंट के साथ, तो अब इन फ्यूचर मेरे प्रॉफिट्स, इनकम क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो ऐड करेंगे इनकम एंड प्रॉफिट दैट विल अराइज इन फ्यूचर, क्योंकि अब
रेस्टोरेंट की इनकम, बियर बार की इनकम, कैसीनो की इनकम, तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उल्टा हो गया, मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंस था कैसीनो का, बियर बार का, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया, यानी अब मुझे अपना बियर बार बंद करना पड़ेगा, अब मुझे अपना कैसीनो बंद करना पड़ेगा। तो अब इन फ्यूचर मेरी इनकम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो लेस करेंगे यहां से अपन इनकम एंड प्रॉफिट दैट विल नॉट अराइज इन फ्यूचर। वो इनकम, वो प्रॉफिट्स जो इन फ्यूचर आपको अराइज नहीं होंगे, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। देन यदि मैं बिजनेस नहीं करता तो क्या करता पैसे कमाने के लिए? यदि मैं बिजनेस नहीं करता तो मैं कुछ तो करता, घर पे थोड़ी ना पड़ा रहता, कुछ ना कुछ तो करता, जॉब करता, वहां से मैं पैसा कमाता। तो मान लो यदि मैं जॉब से 1 लाख रुपए कमाता हूं, जॉब करता और मुझे सैलरी मिल जाती कितने रुपए, 1 लाख रुपए, और बिजनेस कर रहा हूं, उससे मुझे 1,20,000 का प्रॉफिट है। जॉब से मुझे 1 लाख की सैलरी मिल जाती और बिजनेस कर रहा हूं, उससे मुझे 1,20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बिजनेस करने से क्या बेनिफिट है मुझे? क्या 120 का बेनिफिट है क्या बिजनेस करने से मुझे? मैं कहीं जॉब करता, ऑब्वियसली यदि बिजनेस नहीं करता तो पैसा तो कमाना है इंसान को, कुछ ना कुछ काम करता वो। तो यदि वो कुछ काम करता और उसे वहां से सैलरी मिलती 1 लाख रुपीज की, और वो अपने बिजनेस से सिर्फ 120 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो क्या बिजनेस करने से उसने 120 अर्न किए क्या? नहीं। बिजनेस करने से उसे सिर्फ कितना बेनिफिट मिला है, 20,000 का बस। क्योंकि 1 लाख तो वो जॉब करके भी कमा सकता था, बिजनेस करके 1,20 कमाए, तो सिर्फ कितने रुपए का फायदा मिला बिजनेस करने से, 20,000 रुपीज का। तो ये 20 कब आया? जब हमने बिजनेस प्रॉफिट में से खुद की सैलरी भी क्या करी, सब्ट्रैक्ट करी वहां से। तब जाके हमें पता लगा कि यार बिजनेस करने से 120 का फायदा नहीं है, बिजनेस करने से तो सिर्फ 20,000 का ही बेनिफिट है। तो यहां से हम माइनस करेंगे फ्यूचर फेयर रेमुनरेशन ऑफ ऑनर। जो बिजनेस का मालिक है, ऑनर है, उसकी खुद की सैलरी भी बिजनेस के प्रॉफिट में से हटाओ, तब आपके पास आएगा एफएमपी, या जिसको हम बोलेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो ये हमारी स्टेप 1 है, सॉरी स्टेप 3 है, और फर्स्ट बेस है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 स्टेप्स में काम करना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 स्टेप्स में काम करना है। स्टेप 1, पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो। जितने सारे हमने एडजस्टमेंट पढ़े हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन में आएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में अलग अलग एडजस्टमेंट आएगा, इसलिए हमने एक टेबल प्रिपेयर कर ली कि मोस्टली ये एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं। तो 5 पॉइंट ऐड किए थे, 6 पॉइंट माइनस किए थे, उनको लर्न करिए, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालिए। फिर स्टेप 2 पर आइए, उस एडजस्टेड प्रॉफिट का टोटल करिए, जितने ईयर्स का प्रॉफिट का टोटल किया उसमें से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज आ गया। स्टेप 3, इन केस आपको फ्यूचर इनकम, फ्यूचर एक्सपेंसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो फिर उसे एवरेज में एडजस्ट कर देंगे और हम अपना एफएमपी निकालेंगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट बेस तैयार। अब बेस रेडी हो चुका है हमारा, अब हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमने डिस्कशन किया था, कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। मेथड फर्स्ट क्या था, याद है? क्लास स्टार्ट करते समय ही हमने डिस्कशन किए थे मेथड्स, 3 मेथड्स। हाँ, ओके। फर्स्ट ईयर परचेज मेथड, सेकंड कैपिटलाइजेशन मेथड, थर्ड एन्युटी मेथड। आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड पर है, ईयर परचेज मेथड पर है बस। तो ईयर परचेज मेथड की बात करते हैं। होता क्या है ये ईयर परचेज मेथड? मैंने किसी का बिजनेस खरीद लिया, मैंने किसी का बिजनेस से टेक ओवर कर लिया है, तो इन फ्यूचर लाइफ टाइम उसके बिजनेस का प्रॉफिट मुझे मिलने वाला है। तो जिस बेचारे ने मेहनत करके बिजनेस जमाया है, 5 साल 10 साल 15 साल मेहनत करी, बिजनेस जमाया, उसे उसकी मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना। तो हम उसे 3 साल 4 साल 5 साल का प्रॉफिट पे करते हैं एक साथ, उसका बिजनेस एक्वायर करते टाइम पर, तब वो अपना बिजनेस किसी को सेल करेगा। मतलब मैंने 10 साल से मेहनत करी, बिजनेस को प्रॉफिट में लेकर आया, और मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी 10 लाख रुपए, तो क्या मैं 10 लाख में ही अपना बिजनेस किसी को बेच दूंगा क्या, जो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है? मैंने 10 साल पहले बिजनेस चालू किया था 10 लाख रुपए लगा के, 10 साल मैंने बहुत मेहनत करी, जम के बिजनेस को मैं प्रॉफिट में लेकर आया,
और अब कोई बंदा आके मेरा बिजनेस खरीदना चाहता है या किसी कारण से मैं अपना बिजनेस बेचना चाहता हूँ, कोई भी रीज़न हो सकता है, मुझे दूसरा बिजनेस करना है या मेरी फिजिकल अब वो कंडीशन नहीं रही कि मैं बिजनेस कर पाऊँ, या मुझे इंडिया के बाहर कहीं जाना है, कोई भी आपके साथ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिस वजह से आपको अपना बिजनेस सेल करना पड़ रहा है जो प्रॉफिट दे रहा था आपको। अब लेकिन आप क्या उतने में ही अपना बिजनेस बेच दोगे क्या किसी को जितने में आपने स्टार्ट किया था? 10 लाख में स्टार्ट किया था 10 साल पहले, तो क्या आप अपना बिजनेस किसी को 10 लाख में बेच के चले जाओगे क्या? ऑब्वियसली नहीं। आप उससे 10 की जगह 20, 15, 25, 30 कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। तो आप जो ये एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं यही गुडविल है। आप जो ये एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं यही क्या है? गुडविल है। अब ये एक्स्ट्रा पैसे कैसे लिए जाएंगे? आप जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके बिहाफ पर आपकी गुडविल डिसाइड की जाएगी और आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो जो आपका बिजनेस खरीद रहा है उसे पता है कि यार इसका बिजनेस हर साल 2 लाख रुपए कमा के देता है और वो 2 लाख रुपए अब लाइफ टाइम वो कमाएगा इसके बिजनेस से। तो इस बेचारे को 4 साल, 5 साल, 10 साल का प्रॉफिट एक साथ कंपनसेशन में दे देना चाहिए। उसे हम बोलते हैं ईयर परचेज मेथड। 3 साल का प्रॉफिट दिया तो मतलब 3 ईयर परचेज, कि आपने 3 साल का प्रॉफिट उसको देके उसका बिजनेस खरीद लिया है। 5 ईयर परचेज मतलब आपने उसे 5 साल का प्रॉफिट दे दिया और उसके बाद उसने अपना बिजनेस बेचा है आपको। 7 ईयर परचेज मतलब आपने उसको 7 साल का प्रॉफिट दिया है, उसके बाद सामने वाले ने आपको अपना बिजनेस बेचा है। तो इसे हम बोलते हैं ईयर परचेज मेथड। क्या लिखा है? This method is based on the assumption that the buyer of the business will earn certain amount of profit or super profit during the lifetime of business. So he must pay some of the year profit as goodwill to the seller. तो आपको जो सेलर है उसे कुछ ना कुछ सालों के प्रॉफिट तो क्या करने हैं? देने होंगे। अंडर दिस मेथड फर्स्ट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, जो हमारा बेस है, 2 बेस पढ़े थे हमने, एक्चुअल एवरेज और सुपर प्रॉफिट, पहले वो तो निकालना ही है। बेस रेडी होगा उसके बाद ही मेथड अप्लाई होंगे। तो आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट जो भी आपने बेस कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट करें। आफ्टर दैट डिस्कस अर्लियर आर कैलकुलेट एंड देन अमाउंट ऑफ गुडविल इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर रिप्रेजेंटिंग द परचेज। द फॉलोइंग फॉर्मूला वी यूज्ड। और अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ईयर परचेज मेथड अभी हमारा जो फर्स्ट मेथड चल रहा है, सिंपल सा काम है, आप कुछ नहीं करना, जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसे नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज लिखा हो तो जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 ईयर लिखा हो तो आपके एवरेज प्रॉफिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझिए, लर्न करिए फॉर्मेट को, फॉर्मेट याद हो जाए, बेस याद हो जाए, उसके बाद आगे की क्लासेस देखिएगा और आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करिएगा। जब तक ये लर्न नहीं है पूरे फॉर्मेट्स तब तक आप आगे मत बढ़िएगा, नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्वेश्चंस करते टाइम पे बार बार। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।